स्वस्थ होकर मानकर चल रहा हूँ। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं मीनू जैन जी आपके पास आऊंगा। इस बीच पहली बार न्यूज टाइम के साथ राशि जहीर साहब भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीनू जैन जी, एक तरफ इतने सीनियर ऑफिसर्स शहीद हो जाते हैं, कर्नल, एक मेजर, साथ में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और दूसरी तरफ ये जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। क्या कोई थोड़ी बहुत भी शर्म बची है इनके अंदर? थोड़ी बहुत भी लाज बची है कहीं की? मतलब देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं सीमा पर आतंकवादियों के साथ, और ये जश्न मनाने में मसरूफ है। इन्हें लेना ऐसा लगता है मौत से इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। लोग मरते हैं तो एक सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं है इनके लिए। बालाकोट जब हुआ था, मुझे अभी भी याद है, ये बात हमें बाद में पता लगी जब अमेरिका के विदेश विभाग ने बात सारी बताई हमको, कि बालाकोट की स्ट्राइक होने के बाद उसी रात पाकिस्तान हम पे स्ट्राइक करने जा रहा था, और बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा था, मैं आपको बताऊं। तब अमेरिका के विदेश मंत्री, जो उस समय साउथ कोरिया सियोल में थे, तो कहते कि मैंने पहली बार पूरी रात जाग के गुजारी है। मैंने पूरी रात मैंने भारत के नेताओं से और पाकिस्तान के लीडर से, उन सब से बात की है, और पाकिस्तान को मैं रोकने में कामयाब हो गया कि आप काउंटर अटैक मत कीजिएगा। और उसके बाद एक और अंदर की बात आती है, और किसी आर्मी के एक सूत्र ने जो बताया था कि ये कहना है कि अगर इस बार दोबारा बालाकोट हुआ तो दे विल नॉट अटैक विद द कन्वेंशनल वेपन। बोलता है आप अगर हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए, जो सिपरी, जो हर साल रिपोर्ट आती है स्कॉटलैंड से कि आपके पास कितने एटॉमिक वेपन हैं, तो भारत के पास 164 वेपन है, मैं आपको बता दूं, डिक्लेयर्ड। पाकिस्तान के पास डिक्लेयर्ड 170 हैं। अगर हम अपने 164 वेपन से पाकिस्तान को मशरूम में चेंज कर सकते हैं, पूरा धुआं राख बन जाएगा, पूरा का पूरा कुछ नहीं बचेगा। आप यकीन मानिए उनके 170 हमें भी राख कर देंगे, पूरे के पूरे हम भी नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। और हम ये सोचते हुए कभी कभी बैठते कि उनके पास मिसाइल कहां से होंगी, उनके पास डिलीवरी सिस्टम्स कहां होंगे। सबके पास सब कुछ है, मैं आपको बता दूं। और पाकिस्तान के तो बहुत सारे लोगों ने ओपनली अब कहा हुआ है कि वंस वी, अगर तुम सोचते हो कि हमारी बैक वॉल से लग गई, तो हमने ये यहाँ पे खिलौने जो रखे हुए हैं ना, यहाँ पे एटम बम, ये दिखाने के लिए रखे। इफ वी फील दैट वी वोंट सर्वाइव एंड वी आर ऑलमोस्ट इंटिमिडेटेड बाय इंडिया एंड वी हैव गॉट नो चांसेस, वी विल यूज इट। और वैसे भी अगर ये हुआ तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि दो एटॉमिक पावर के बीच में युद्ध होगा, जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ। और दो एटॉमिक पावर के बीच में युद्ध होना, और भी फुल स्केल का युद्ध होना, मैं यकीन से कह सकता हूं पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर लेके आएगा। हमें समझदारी से वक्तव्य देने चाहिए, हमें रेटोरिक्स नहीं करना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह दें। ये लोग, मुझे लगता है कि बेदिमाग होकर बातें करते हैं। मीनू जैन जी, अनम्यूट कीजिएगा। जी दिनेश जी, देखिए, जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं या वीके सिंह जी कह रहे हैं, मंत्री हैं दोनों, और उनमें एक तो भूतपूर्व फौज के अफसर चीफ रहे हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं, यही काम तो यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन में रूस कर रहा है, पुतिन यही तो कर रहे हैं। साल भर से ऊपर हो गया है, उससे भी ज्यादा हो गया है, और उसको कोई एंड नहीं है उस क्राइसिस का। मतलब पूरी दुनिया कूदी हुई है उस युद्ध के अंदर। तरह तरह के क्राइसिस उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। अनाज का क्राइसिस पैदा हो गया, तेल का क्राइसिस पैदा हो गया, और उसका अंत अभी भी नहीं आ रहा है। महाशक्तियां भिड़ी हुई हैं आपस में, और यही धौंस कई बार पुतिन दे भी चुके हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। वो इस्तेमाल अभी हुए नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन एस्केलेट हो चुका है कि वो पुतिन का तो कोई भरोसा नहीं है, कर भी सकते हैं उसको इस्तेमाल। मेरा ये कहना है कि आप जो ये इतनी धौंस दिखा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिससे कि पुराना 50 साल से भी 70 साल हो गए करीब, ये टोटल मतलब मिला लीजिए जो आपने नक्शा दिखाया, उसमें कुछ इलाका कभी गया, कुछ इलाका कभी गया, उसके साथ पुराना पड़ चुका है। ये मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, दर्शकों की मदद के लिए। जी हाँ, ये गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, और ये जो आपने इधर येलो में दिखा रहे हैं थोड़ा, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। 70 साल हो गए। वो कहते हैं ना, कब्जा झूठा दावा सच्चा, दावा झूठा कब्जा सच्चा, ये कहते हैं। तो ये वाली बात है, इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं है। ये महज इसलिए चलाया जा रहा है कि क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान की खूब
फसल लहलाई हुई है इस टाइम। तो जितना पाकिस्तान के ऊपर हम वर्बल अटैक करेंगे, जो कि राजनाथ सिंह जी भी कर रहे हैं और वीके सिंह जी भी कर रहे हैं, तो उनको एक यूफोरिया जनरेट करना कि लोगों के मन में ये कि जैसे अभी भक्तगणों के बीच में तो बहुत चर्चा गर्म है कि भाई जो मोदी जी तो बस पीओके लाने वाले हैं। भाई पीओके लाके करोगे क्या तुम्हें मुसलमान जो ऑलरेडी देश में वो तो बर्दाश्त नहीं है, और वहां भी तो मुसलमान ही रहते हैं, उनका लाके तुम क्या करोगे? उनको कहाँ भेजोगे फिर? भाई इनको तो तुम अरब सागर में फेंक दोगे, यहाँ वालों को, वहां वालों को कहाँ फेंकोगे? आप लड़िए चीन से। मैंने इसके ऊपर एक बहुत एपिसोड किया था जो बहुत पॉपुलर गया था, मकान खाली नहीं है। कभी आपने सोचा कि कश्मीर अगर आपके पास आ भी गया पीओके, तो उन 1.5 करोड़ मुस्लिम्स का क्या करेंगे जो हार्डकोर पाकिस्तानी है, जन्म से पाकिस्तानी, कर्म से पाकिस्तानी, सजदे से पाकिस्तानी, झंडे से पाकिस्तानी, दिल से पाकिस्तानी। भाई ये 1.5 करोड़ पाकिस्तानी इंडिया के लिए नासूर बन जाएंगे, कुछ समझे इस बात को। जी मीनू जान, और आप सोचते हो कि वो मकान खाली कर देंगे और खाली लैंड हमको दे देंगे, फिर तो हमसे मूर्ख तो कोई है नहीं इस दुनिया में ना, देखा जाए तो। मीनू जान जी, या वहां पे कोई ऐसा भयंकर इंसर्जेंसी चल रही हो कि वो इंडिया में मिलना चाहते हैं, किसी भी तौर पे वहां सशस्त्र युद्ध चल रहा है, सशस्त्र संघर्ष चल रहा है वहां के मुसलमानों के द्वारा कि भाई हम तो इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो आपकी एक बार के लिए धमकी है, ये जो बात है ये समझ में भी आती है कि भाई वो गुहार लगा रहे हैं और आपका ही इलाका है तो आप ले आइए। आप जो लेटेस्ट गया है, चीन से क्या डर लगता है? वहां तो आप ये क्लेम कहते हैं कि भाई ना कोई घुसा है ना घुसकर बैठा हुआ है, आपको चीन से क्या डर लगता है? वहां करिए ना अटैक आप। अगर आपको देखिए चीन का मामला बिल्कुल ताजा है, घाव भी ताजा है। आपको अगर इलेक्शन जीतना है 2024 का, तो आप चीन पे अटैक करिए ताकि आप तुरंत ला सकें, लेकिन वहां हिम्मत नहीं है। वहां पे सबसे पहले तो व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। गुजरात के स्टेट के जो व्यापारी कारोबारी हैं उनके बहुत बड़े हित जुड़े हुए हैं। वहां की जो दवाई की जो बेल्ट है अंकलेश्वर भरूच की, उनके बहुत बड़ा उनका एपीआई है जो वो सारा वहीं से आता है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कच्चा माल, तो वो सब रुक जाएगा वहां से। साथ के अंकलेश्वर भरूच बंद हो जाएगा। वहां की जो दवाई की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माना आपने, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से, अगर आपके व्यापारिक हित जुड़े हुए होते हैं तो आप उसी हिसाब से नेगोशिएट करिए ना। आप टीवी पे आके 8 बजे पब्लिक का बेवकूफ बना देते हैं, ना कोई घुसा है ना घुसकर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को लेके कहते हैं हम तो पीओके लाने वाले हैं, आने वाला है आपको, तो आप पब्लिक का, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस तरह के स्टेटमेंट से जो बेवकूफ बनते हैं वो क्या सोच के बेवकूफ बनते हैं कि भाई चीन का हमारे पास इमीडिएट है, जो जहां आपने भी बताया कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो थे वो भी खत्म हो गए हमारे कब्जे से, अब हम वहां भी नहीं जा सकते। तो आपने किया क्या? आप उसको ला रहे हैं जहां पे पीओके लगा रहे हैं, जहां से कि हिंदू मुस्लिम का जो सेंटिमेंट बना हुआ है यहाँ पे नफरत का, उसको और हवा मिले। और इससे जो आपने अभी बता भी दिया है कि आप वहां पहुंचेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान, तो वहां चाइना से सीधा कन्फ्रंटेशन होगा। लड़ाई जो है पाकिस्तान की आर्मी लड़ेगी, लेकिन जिसका जो नेतृत्व संभाला हुआ होगा अमेरिका, चाइना ने, चाइना की आर्मी आपसे आपकी भिड़ंत होगी। उसमें अब स्थिति क्या होगी वो सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये जो है ना, आप इस तरह की जो युद्ध की जो बातें हैं वो महज वोट के लिए या पब्लिक सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं ये जो इस देश की जो सरकार खेल रही है। तो और पीओके लाना इतना आसान काम नहीं है। जो आपने बताया कि चीन से लड़ाई होगी, और चीन से लड़ाई होगी तो आपको मालूम है आप कहां खड़े हैं चीन के सामने। अगर आप इतने ही मजबूत होते तो आप अब तक गलवान में बदला ले चुके, तो वापस ले आते वहां से, अभी तक वहां करते आप सर्जिकल स्ट्राइक, वो आपने नहीं किया। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता का। जनता ना बेवकूफ बने, अपने अपने बुनियादी मुद्दों पे डटी रहे, अपनी महंगाई और बेरोजगारी उसके ऊपर डटी रहे, तो ही अपना कुछ आप अपने यहाँ भी सॉल्यूशन निकाल सकते। ये सरकार तो मुद्दे भटकाने में और पब्लिक को ध्यान भटकाने में माहिर है। जी दिनेश जी। अधीर साहब आपके पास आता हूँ। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी।